हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में कल की वीडियो में 2025 और 2024 के प्रीलिम्स के पॉलिटी से रिलेटेड सवाल देखे थे। हमने देखा कि मैक्सिमम जो है मतलब अमाउंट एवरेज जो सवाल आते हैं वो 13 से 17 आते हैं, कभी कभी 10, 11, 12 ऐसे आते रहते हैं। पर आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही दो थीम से आते हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, जुडिशरी से एक सवाल हो गया हमारा, और फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज का क्वेश्चन हर साल है। आई विल शो यू दिस विद प्रूफ, आई विल शो यू। और वो कहीं और से नहीं बल्कि लक्ष्मीकांत से। कुछ आते हैं आपके करंट अफेयर्स के पोर्शन, तो आप जब ये 10 दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स आप उसी 10 दिन में पढ़ लो, बाकी आप आधा घंटा रिवाइज करने के लिए रख दो। तो पहला जो क्वेश्चन था 2023 में जो पूछा गया था पॉलिटी से वो ये था, इन द एसेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ड्यू प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए जब भी एक लॉ एप्लीकेबल है। तो जब अगर हम देखो दो ऑप्शंस में से लिखेंगे, या तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा या फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा। आप देखो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग दे रहा है, मतलब यहाँ पे जस्टिस की भी बात करी गई है और फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करी गई है, विच इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे फेयर एप्लीकेशन थोड़ा सा लिमिटेड और ये जो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये थोड़ा सा वाइडर है। तो द आंसर वुड बी ए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेजेंस है, पहली बात तो जो प्रेजेंस होती हैं वो मेंटेन करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो जब यहाँ पे लिखा गया है जो प्रेजेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, तो यस, अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगा तो रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देखेगा? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि प्रेजेंस आर गवर्न बाई 1894 के एक्ट के द्वारा, जहाँ पे बोला गया है कि जो प्रिजन्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब आप देखो 1894 में स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, वहाँ पे इन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बोला जाता था, एक सेंटर पे थी और प्रोविंसेस पे थी। तो हाँ, यहाँ पे ये सही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट थी। और अगर आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, अगर ये स्टेटमेंट सही है मतलब ये वाला स्टेटमेंट कट जाएगा क्योंकि ये तो सही है। 75% चांसेस आ गए आपके। अब आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो स्टेटमेंट क्या एक एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप इसमें बिकॉज लगा दो बीच में कि इन इंडिया prisons are managed by the state government with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons, because in India prisons are governed by the Prison Act of 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of the provincial government. So one answer is correct. अब यहाँ पे आते हैं चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 50,000 बार पूछ लिया यूपीएससी ने यही सवाल, देखना नहीं है बस, लिमिटेड जहाँ पे गवर्नमेंट होगी, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लिखे होंगे तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से कोई भी चीज़ पे लॉ बना देगी और कितना भी वाइड स्कोप रख देगी। तो चीफ पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई विद इन द लिमिट्स काम करो आप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने काट दिया था, पर फिर भी मैंने जो आंसर मतलब रिसर्च के बाद पता चला ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनका इंटरप्रिटेशन हुआ था। बाकी फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन तो सारे केसेस में ही हुआ। 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे थे उनको क्या हुआ, फ्री राइट टू एजुकेशन मिलने लगा। ये 2002 के तहत आया। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप एक काम कर लो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, है ना, जो प्रीअम्बल के वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इंटेग्रिटी ऐड हुआ था, वो कब हुआ था आप ये याद कर सकते हो। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, जो लीगल एक्ट था, जो जुडिशल रिव्यू वाली चीज़ें थी, लैंड रिफॉर्म, बाबरी मस्जिद केस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, जहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस को किस तरीके से आर्म्ड रिबेलियन, रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, तो आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो इस क्वेश्चन के थ्रू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि देखो ऊपर मैंने बताया था कि पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई स्वेयर टू गॉड ये ऊपर वाले पोर्शन में लिखा हुआ है जो आप लक्ष्मीकांत की बुक होती है। देखो यहाँ पे आई विल शो यू, बिकॉज मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे पूछा गया है। देखो ऊपर यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
आई विल शो यू जस्ट अ सेकेंड। देखो ये इंटरनेशनल काउंसिल, इसमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये ओनली वन थी, इंटरनेशनल इंटर स्टेट काउंसिल, बाकी ये सारी नहीं थी। आप हिंट ले लो ना भाई कि जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप क्यों बार बार वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो कभी नहीं आती हैं। हर उसमें सवाल पूछा जाता है इससे। ये देखो यहाँ पे इंटरनेशनल जो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो लिस्ट बना लो ना कि एनसीबीसीजी है। हाँ, ये ऊपर ही लिखे हुए हैं, ये ह्यूमन राइट्स नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन नहीं है, क्योंकि स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव तरीके से बनाई गई है। बाकी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये सारी जो है ना आर्टिकल 338B के अंडर मैंशनड है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहा है वो है, तो ओनली वन आंसर सही था। अब आप प्रिपेयर कर सकते हो लिस्ट। अब नीति आयोग के बारे में पूछेगा, प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछेगा, तो पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंट की इलेक्शन, तो आ गया हमारा वही वाला चैप्टर, द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के थ्रू आप स्टेट एग्जीक्यूटिव भी भाई कर लो, क्योंकि पैरेलली पढ़ लो दोनों चीज़ें। ये जो है 1 आवर का टॉपिक है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जिसमें आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर आप गवर्नर के बारे में पढ़ोगे, स्टेट लेजिस्लेटिव से स्टेट काउंसिल्स के बारे में पढ़ो किस तरीके से बनती हैं। ये सारी चीज़ें यू हैव टू डू इट इन जस्ट 1 डे, और तब ये जाके इंटीग्रेट होगा, एंड देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग। यहाँ पे इलेक्शन के बारे में पूछा गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइड, अगर if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, तो क्या जितनी भी चीज़ें उसने करी होंगी अपने टेन्योर में वो सारी की सारी हट जाती हैं? नहीं भाई, इतना, क्योंकि जो भी उसने काम किया है ना प्रेसिडेंट ने, वो आर्टिकल 74 के अंडर किया है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस किया है, वो अपने आप थोड़ी ना कर रहा है, तो ये गलत है। दूसरी चीज़ है कि जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की कैन बी पोस्टपोन, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो पोस्टपोन हो सकता है गिवन द फैक्ट कि जो कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में नहीं है, फिर जो डिसॉल्व हो गई हैं, तो नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। जितना भी इलेक्टोरल कॉलेज है, चाहे वो सेशन में, चाहे वो डिसॉल्व हुई हो या नहीं हुई हो, वो कंटिन्यू होगा इलेक्शन, क्योंकि आर्टिकल जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट, बहुत मैंडेटरी है, अगर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसका इलेक्शन करवाओ। फिर आता है जब बिल जो होता है प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स। नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी चीज़ को डिफाइन या फिर कुछ नहीं कर रखा है, ये बहुत मेजर हमारा ड्रॉबैक है कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेग तरीके से है, तो कोई भी लिमिट नहीं है, ना गवर्नर के बिल पे असेंट होती है, क्योंकि डिबेट चल रही है। आर्टिकल 200 के अंडर क्या करते हैं ना, गवर्नर रिजर्व करके रख देते हैं बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ना तो गवर्नर के पास टाइम लिमिट है, ना ही प्रेसिडेंट को टाइम लिमिट मिलती है, जिसकी वजह से जो बिल होते हैं वो पॉकेट बिल बन जाते हैं, कि कभी वो पास ही नहीं हो पाते। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे भी देख लेना पूछा क्या जा रहा है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया फाइनेंशियल मनी बिल। अब मैं दिखाती हूँ फाइनेंस बिल और मनी बिल कितनी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिख रहा है 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। आई स्वेयर टू गॉड, अगर आप फाइनेंस बिल और मनी बिल पढ़ रहे हो तो यार स्पीकर का चैप्टर भी निपटा लो ना साइड में, है ना। पूरी पॉलिटी जो है रिवीजन की वो 5 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। इट इज़ दैट सिंपल। अब देखो यहाँ पे 2024 में पूछा गया, अगर आप 2023 में ही पढ़ लेते तो कोई क्या, तो बेनिफिशियल रहता ना, सॉल्व कर लेते सवाल। देखो स्टेटमेंट देखो, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। देखना अभी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट देखो भाई जो 2023 में पूछा गया था, एग्जैक्टली स्टेटमेंट उठा के दिए हैं उन्होंने। क्या राज्यसभा, जब लोकसभा ट्रांसमिट करता है बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल बट इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। इट कैन ओनली, केवल रिकमेंडेशन दे सकता है, रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकते। अगर आपने रिकमेंड किया भी है तो ये पूरा डिस्क्रिशन होता है लोकसभा का कि वो मानते हैं या नहीं। अगर 14 डेज के अंडर राज्यसभा ने दोबारा भेजा नहीं बिल आफ्टर रिकमेंडेशन और विद और विदाउट, तब लोकसभा मानेगी कि इट हैज़ बीन पास्ड। क्योंकि जो मनी बिल है उसमें जो होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ राज्यसभा बहुत छोटा होता है। आप जाके क्या पढ़ सकते हो, पार्लियामेंट के चैप्टर में राज्यसभा और लोकसभा की स्पेशल पावर्स पढ़ सकते हो। राज्यसभा की आर्टिकल 312 के अंडर, आर्टिकल 249, ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। वीपी का जो रिमूवल होता है, इट इज़ दैट सिंपल कनेक्टेड। यहाँ पे देखो, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग। हमें पता है कि मनी बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो वो होती है डेडलॉक, वहाँ पे कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है।
ओनली ऑर्डिनरी बिल्स पे ही ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये पता है। यहाँ पे बोला बट इट बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, नहीं मतलब फाइनेंस बिल जो टाइप 2 होते हैं वहाँ पे आप ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हो, पर नेसेसरी है ये तो एक्सट्रीम हो गया, ये नहीं होता है। ये जब कटा हमारा एक्सट्रीमिटी के बेसिस पे, यहाँ पे आओ, मतलब लोकसभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। पहली बात तो देखो इन दोनों में से एक कोई सही होना चाहिए, या तो कर सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे लगता है इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, या इट कैन, अगर किसी ने पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट काट देता और ओनली वन यहाँ पे करेक्ट होता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो शेड्यूल्ड एरियाज, मैंने कहा था ना 50,000 बार एक ही सवाल पूछा गया। शेड्यूल्ड एरिया कौन करता है वाटर पास? प्रेसिडेंट। अभी मैं दिखाती हूँ 2024 में भी और 2025 में भी सवाल। वेट, ये देखो कहाँ से आया सवाल, शेड्यूल्ड एरिया से। ये 2024 का सवाल है, वेट करना थोड़ा, एक सेकेंड। ये 2025 का सवाल है, ये देखो शेड्यूल एरिया। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल है, प्लीज़ प्लीज़ शेड्यूल एरियाज हमेशा करके जाओ, 2 मार्क फ्री के खैरात में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि शेड्यूल्ड एरिया कौन आइडेंटिफाई या फिर नोटिफाई करता है? प्रेसिडेंट। फिर है कि बाकी का जो जुरिस्डिक्शन होता है तब गवर्नर का होता है, कि अगर कोई पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट पास किया तो वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो अपने जो शेड्यूल एरिया है उसमें एप्लीकेबल होने दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सारा जो जुरिस्डिक्शन होता है वो किसका होता है? आपके गवर्नर का जुरिस्डिक्शन होता है, या फिर वो अमेंड करके थोड़ा बहुत लॉ चेंज करके अपनी कस्टमरी बना के तब कर सकता है। यहाँ पे द लार्जर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया विलेज है, ये तो ठीक है, बेसिक है, डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स। वाई चीफ मिनिस्टर क्यों करेंगे भाई, जब गवर्नर को ही पावर मिल रही है लॉ एप्लीकेशन की, इन सब की, तो चीफ मिनिस्टर्स क्यों करेंगे? तो गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, आपको याद रखना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओनली हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? ओनली 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड एट सम जजमेंट्स, लेट्स से हमें ये सवाल नहीं पता है, कैसे सॉल्व करेंगे? दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज अंडर 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335। यहाँ पे है 335, आपको पढ़ के जाना है। अब 16(4) क्या है? यहाँ पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अभी बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं ना, वो टाइम पीरियड मेंशन करता है, कितने टाइम में बिल पे असेंट मिलनी चाहिए, ना ही वो किसी चीज़ को डिफाइन करता है। जो भी चीज़ डिफाइन हुई है वो बाद में जाके हुई है जुडिशियल जजमेंट्स जो आए हैं उसके थ्रू। तो अगर ये गलत है तो थर्ड आ गया ना आंसर। ये क्वेश्चन तो बाउंसर था, ये करने ही था, पर हाँ इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप देख सकते हो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ जो हाउस होते हैं वो नहीं इंक्लूडेड होते हैं, नॉमिनेटेड देख के ही काट दो। यहाँ पे वोट वैल्यू, तो आपको ये प्रेसिडेंट, ये वैसे स्किप करने वाला सवाल था, वॉज वेरी स्पेसिफिक, बट इसका जो आंसर था वो था ओनली 1, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं आप मत रटो कि कितनी सीट्स कहाँ आती हैं, बस फॉर्मूला याद रख लो कि एमपीज़ का वोट कैसे कैलकुलेट होता है, एमएलए का कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे पूछा गया है, सपोज ये भी नहीं पता है। देखो सेकंड स्टेटमेंट देखो, ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी.आर. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप मुझे ये बताओ, जो 26 नवंबर 1949 को जब आपका वो पास हो रहा है यार, कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रहा है, बाकी के प्रोविजंस उसमें आते हैं 26 जनवरी को, तो भाई ये कमेटी कैसे फॉर्म होगी? जब पास ही हो रहा है तो कमेटी तो बहुत पहले फॉर्म हो जानी चाहिए ना, तभी तो बन के पास होगा। ये गलत हो गया तो आंसर डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था प्रिजन्स के बारे में, प्रिजन्स, होम गार्ड, ये जो गार्डिंग फोर्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं। अभी आपको ये पता होता ना कि होम गार्ड जो होते हैं वो सेंटर नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, तो ये काटो। इसका रूल क्या हो जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है, प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन, ये थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं बॉर्डर विंग, होम गार्ड्स बटालियंस को कुछ स्टेट में। तो हाँ सही है। आप किस तरीके से ये डिस्प्यूट कर रहे हो भाई, ये तो पूरा डिस्क्रिप्शन है ना स्टेट गवर्नमेंट का, वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं होम गार्ड्स को, जस्ट टेल मी यहाँ पे कैसे डिस्प्यूट कर पा रहे हो उसको। तो ओनली 2। अब यहाँ पे आएगा ये सारी चीज़ें उस टाइम पे न्यूज़ में थी, अब रेलिवेंट नहीं है, पर आपको अगर देखना है तो प्लीज़ अपने रिस्क पे ये सारी चीज़ें देख लो। वैसे इसका जो आंसर होगा वो ओनली 2 होगा, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट, सॉरी वेट अ सेकेंड,
ये करेक्ट है कि अगर ऑथराइज्ड वेयरिंग जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर आएगा, और जो गन फायर अगर आपने रख रखी है तो वो आर्म्ड के अंडर आएगा। एविडेंस एक्ट में जो है ये इंटरफेरेंस वगैरह नहीं इंक्लूडेड था, तो इसमें नहीं आएगा, तो ओनली 2 आर करेक्ट। तो ये हमारे 2023 के सारे सवाल हो गए। आपने देखा किस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया वाला चैप्टर रिपीट है, तो आप प्लीज़ जाके ना शेड्यूल्ड एरिया वाला चैप्टर ख़त्म कर डालो, है ना। ये हो गए हमारे 2023, 2024, 2025 के सवाल एंड रिपीटेड चीज़ें भी हमने देखी, और बाकी जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो आप क्या करो कि करंट अफेयर्स को इन 10 दिनों में ख़त्म कर लो, प्रीलिम्स आने वाला है तो टाइम कम है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट।